पिछले भाग में आपने देखा कि अनुराधा वीरेंद्र की करतूत से बहुत परेशान हो जाती है और कृतिका बोलती है, छोड़ो न माँ, मैंने कब का उनके बारे में सोचना छोड़ दिया। कृतिका ने अनुराधा के सर के नीचे पिलो देते हुए कहा, कल 9 बजे मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना है, इसलिए मुझे सुबह ही निकलना होगा। मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप सेरा या बलबन से कह दीजिएगा। अगले दिन कृतिका बताए गए समय से 15 मिनट पहले ही ओबराय कॉरपोरेशन पहुंच गई। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कहाँ है पता कर कृतिका जल्दी ही वहां पहुंची, लेकिन अभी भी 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। कृतिका ने पीआर डिपार्टमेंट के रिसेप्शन काउंटर में मौजूद एक स्टाफ से कहा, मेरा नाम कृतिका है, आज 9 बजे मेरा इंटरव्यू है। पीआर डिपार्टमेंट के मैनेजर राघव सर की असिस्टेंट अपर्णा ने पूछा, क्या आप अपना रिज्यूमे साथ लाई हैं? जी, कृतिका ने अपना रिज्यूमे अपर्णा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इसके बाद उसने कृतिका को राघव सर के ऑफिस में जाने के लिए कहा। कृतिका को उम्मीद नहीं थी कि पीआर डिपार्टमेंट का मैनेजर इतना यंग होगा। राघव शायद 27-28 साल का रहा होगा। वह सच में काफ़ी टैलेंटेड होगा जो इतनी कम उम्र में ही पीआर डिपार्टमेंट का मैनेजर बन गया था। उसने सूट पहन रखा था। इसके अलावा वह दिखने में भी काफ़ी अच्छा था। हाँ, निखिल ओबराय के सामने वह पानी भी नहीं मांगता, लेकिन किसी एवरेज इंसान से वह कई ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। क्योंकि सोनाली के साथ एक असिस्टेंट के रूप में रहने के कारण कृतिका का सामना कई हैंडसम आदमियों से हुआ था, इसलिए अब किसी आदमी के लुक्स उसे अट्रैक्ट नहीं करते सकते थे। लेकिन निखिल के सामने आने पर कृतिका की ये एबिलिटी भी गायब हो जाती थी। हेलो सर, आई एम कृतिका। अंदर राघव के ऑफिस में आते हुए कृतिका ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। टेक अ सीट। राघव ने कृतिका से कहा कि अनिरुद्ध ने सोनाली से जुड़े उसके आर्टिकल को कैसे पब्लिश करना है, इसके बारे में मुझे बताया था। यह आपका आइडिया था कि वो न्यूज जो अनिरुद्ध के पास थी वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचाई जाए? पर कम्प्लीटली मेरा आइडिया नहीं था। हम दोनों ही उस मैटर पर डिस्कस कर रहे थे, इसलिए यह हम दोनों का आइडिया था। अब सोनाली के असिस्टेंट के रूप में काम करते हुए मुझे 3 साल हो चुके थे, इसलिए मुझे मालूम था कि ये किस तरह ज़्यादा असरदार होगा। कृतिका ने राघव की बात का रिप्लाई किया। सोनाली वाले केस में आपके इन्वॉल्वमेंट से मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ। आप बारीक से बारीक चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं, जो कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राघव ने कृतिका की तरफ एक फाइल बढ़ाई जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट थे। इसे देखिए, इस केस पर अभी हमारा पीआर डिपार्टमेंट फोकस कर रहा है। अगर आप इसे हैंडल कर रही होती तो आप क्या करते? कृतिका मुस्कुराई और फिर उसने फाइल ओपन की। यह एक मेल सेलिब्रिटी की फाइल थी, सूरज आहूजा। एक वक्त तक वह काफ़ी पॉपुलर था। वैसे तो दिखने में वह एवरेज लुकिंग था, लेकिन उसकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की थी, जिसके कारण लोग उसे काफ़ी पसंद करते थे। अपनी वाइफ को चीट करने के कारण और उसके साथ हुए डिवोर्स को छुपाए रखने के कारण उसकी पॉपुलैरिटी अचानक ही खत्म हो गई थी। सूरज हमारी कंपनी के एक शेयर होल्डर का भतीजा है, इसलिए चाहे जो भी हो हम उसे बॉयकॉट नहीं कर सकते। उस शेयर होल्डर ने हमारे डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया है कि हम किसी ऐसे प्लान के साथ हैं जिससे कि सूरज आहूजा फिर से पहले की तरह पॉपुलर हो सके। मेरे पास कितना समय है? कृतिका ने राघव की तरफ बिना देखे सवाल किया। हाफ एन आवर, राघव ने रिप्लाई किया। मुझे आपके पूरे प्लान को नहीं जानना, फिलहाल आप एक प्रॉपर डायरेक्शन बताएं जिसमें हमें इस केस में जाना चाहिए। कृतिका ने अपना सिर हिलाया और फाइल को पढ़ने लगी। आधे घंटे के बाद कृतिका ने अपना सर उठाया। मैंने सोच लिया कि इस केस में हमें क्या करना चाहिए। कृतिका की ओपनिंग स्टेटमेंट को सुन राघव थोड़ा मायूस हो गया, लेकिन जैसे जैसे कृतिका ने अपने प्लान के बारे में राघव को समझाती गई, वैसे वैसे वो एक्चुअली में वो क्या करना चाहती है यह राघव को समझ आता गया। राघव की आंखें चमक उठी जब अनिरुद्ध ने उसे बताया था कि उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कृतिका ने उसे बताया था। जिसे सोनाली वाले स्कैंडल में पब्लिश किए गए उसके आर्टिकल इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए और सबसे ज़्यादा पढ़े भी गए, तो उसे ऐसा लगा था कि अनिरुद्ध कृतिका की चापलूसी कर रहा है, जिससे इम्प्रेस होकर वह कृतिका को हायर कर लेगा। लेकिन अब उसे भी विश्वास हो गया था कि कृतिका पीआर डिपार्टमेंट में काम करने के लिए ही बॉर्न हुई है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि उसे यह सब इसलिए पता था क्योंकि उसने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 3 साल का तक काम किया था। ऐसा तो नहीं था कि उसके डिपार्टमेंट का इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई कांटेक्ट नहीं था। इसके अलावा ओबराय कॉरपोरेशन खुद में भी एक कंप्लीट इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी। इसके बावजूद भी वहाँ काम करने वाले किसी भी वर्कर के पास सूरज आहूजा को वापस से पहले की तरह पॉपुलर बनाने का वो आइडिया नहीं था जो कृतिका के पास था।
मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि आप बस एक असिस्टेंट थी। राघव कृतिका के प्लान से काफ़ी इम्प्रेस हो जा गया था और उसने यह बात उसे छिपाई भी नहीं। उसके प्लान से सेटिस्फाइड होकर उसने तुरंत उसे हायर करने का मन बना लिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है यह बताने में कि आज से आप ओबराय कॉरपोरेशन के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है। कृतिका राघव की बात सुनकर कुछ पल के लिए किसी मूर्ति की तरह शांत हो गई। राघव सर, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, यह कोई मजाक नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए राघव अपनी चेयर से उठा और कृतिका से हाथ मिलाने के लिए उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। आज से तुम ओबराय पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के लिए काम करोगी। वेलकम टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। कृतिका ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे तुरंत ही हायर कर लिया जाएगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। कोई नहीं जानता था कि इस वक्त उसे एक जॉब की कितनी ज़रूरत थी। बिना जॉब के वो अपनी माँ के इलाज का खर्च नहीं उठा सकती थी। बीते कुछ दिनों से उसे इसी बात की चिंता सताए जा रही थी कि उसे कोई जॉब क्यों नहीं मिल रही। अब जब उसे फाइनली एक जॉब मिल गया है तब जाकर उसकी टेंशन थोड़ी कम हुई। आज फ्राइडे है, तुम चाहो तो ऑफिशियली मंडे से काम शुरू कर सकती हो, राघव ने कहा। पीआर डिपार्टमेंट से निकलकर ओबराय कॉरपोरेशन के मेन गेट तक आते ही कृतिका ने सबसे पहले अनिरुद्ध को कॉल किया। अनिरुद्ध, मुझे हायर कर लिया गया। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन कृति। मुझे भरोसा था कि तुम इंटरव्यू आसानी से पास कर जाओगे। अनिरुद्ध की खुशी का ठिकाना नहीं था। यह बात उसकी आवाज़ से में साफ झलक रही थी। अरे हाँ, एक और बात, तुम्हारे घर पर चोरी करने के केस में अफरोज को 3 साल कैद की सजा हुई है, अनिरुद्ध ने कहा। बहुत अच्छा हुआ, वह इसी के लायक था, कृतिका ने राहत भरी एक लंबी सांस लेते हुए कहा। अनिरुद्ध ने अफरोज से रिलेटेड जो फाइल उसे दी थी उसे पढ़ने के बाद कृतिका कंफर्म हो गई थी कि यह अफरोज वही अफरोज है जिसने पिछले जन्म में निर्मोही की बहन को सताया था। फोन कट करने के बाद कृतिका आगे बढ़ रही थी कि उसे बीरेंद्र और सोनाली ओबराय कॉरपोरेशन की बिल्डिंग के मेन गेट के पास दिखाई दिए। डैड, देखिए कृतिका दीदी, सोनाली ने कृतिका को देख बीरेंद्र की शर्ट खींचते हुए कहा। जिससे अपनी दुश्मनी होती है वह हर दूसरे मोड़ पर आपसे मिल ही जाते हैं। आज बीरेंद्र सोनाली को इसलिए ओबराय कॉरपोरेशन लेकर आया था ताकि वो उससे डील करके सोनाली को किसी फिल्म या टीवी में रोल दिलवा सके। ओबराय कॉरपोरेशन अपने आप में एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री थी जिसे मुंबई सिटी के साथ साथ पूरा देश एडमायर करता था। अगर वो सोनाली को अपनी लीड या किसी फिल्म या शो में रोल दे देते तो सोनाली का एक्टिंग कैरियर फिर से रास्ते पे आ सकता था। इसलिए बीरेंद्र सोनाली को आज यहाँ लेकर आया था। लेकिन मेन गेट के पास ही उसे कृतिका फोन पर किसी से बात करते हुए दिख गई। अभी अभी उसने क्या कहा? ओबराय कॉरपोरेशन ने उसे हायर कर लिया है। बीरेंद्र के एक्सप्रेशन गुस्से और नफरत से भरे थे। उसे जॉब कैसे मिल सकती है? उसने इतने दिनों से अपने सारे कनेक्शन को यूज़ कर कृतिका की हर जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा दी थी। फिर उसे जॉब कैसे मिल गई? वीरेंद्र ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर कृतिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। किसी भी कंपनी ने अब तक उसे हायर नहीं किया था। फिल्म इंडस्ट्री की हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कंपनी में उसने पर्सनली जाकर मीटिंग की थी। राठौड़ कॉरपोरेशन खुद में एक बड़ी कंपनी थी जिसका ओनर अगर खुद आकर किसी की वर्क रिलायबिलिटी पर सवाल करे तो कोई भी कंपनी उसे क्यों हायर करती। इसी कारण सभी कंपनी जहां भी कृतिका ने जॉब एप्लीकेशन भेजा था उन सभी कंपनियों ने उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया और इस बारे में बीरेंद्र को कॉल करके जानकारी भी दे दी। बीते कुछ दिनों से इसलिए बीरेंद्र खुद पर बहुत प्राउड फील कर रहा था क्योंकि उसके कारण कृतिका को कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। यह सब उसके पावर के कारण हुआ था। कृतिका ने उसकी बात नहीं मानी थी, इसलिए बीरेंद्र कृतिका के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने देना चाहता था। क्योंकि वह उसकी बेटी थी तो उसे उसकी हर बात माननी ही चाहिए। इसके अलावा बीरेंद्र कृतिका को एहसास दिलाना चाहता था कि बिना उसके वह कुछ भी नहीं। पैसे कमाने का कोई जरिया ना होने पर कृतिका अपनी माँ का इलाज कैसे करवा पाती। अंत में उसे उसके पास आना ही पड़ता और तब वो उससे उसे काम देने के लिए भीख मांगने को कहता। बीते कुछ दिनों से कृतिका पूरी पूरी रात जॉब न मिल पाने के चिंता में जाग रही थी। लेकिन इस दौरान बीरेंद्र की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह कृतिका की परेशानियों के बारे में सोच सोचकर खुश होता रहता था। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी खुशी ज़्यादा दिन तक उसके साथ नहीं रहने वाली। जब आज यहाँ वो आया तो उसे यही सुनाई दिया कि ओबराय कॉरपोरेशन ने कृतिका को हायर कर लिया। कृतिका उन दिन दोनों से कोई बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेन गेट के पास एकदम से दोनों लोगों के
सामने आ जाने से वह मजबूर थी। उसने अपने ज़ोर से धड़कते दिल को शांत किया और उसकी तरफ बढ़ी। डैड, ओह! तो तुम अभी भी मुझे अपना बाप मानती हो? वीरेंद्र ने गुस्से में यह कहते हुए उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। कृतिका की नज़र वीरेंद्र के उठे हाथ पर जाते ही वह उससे 2 कदम पीछे हटने लगी, लेकिन सोनाली ने तेजी से लपक कर कृतिका का हाथ पकड़ लिया ताकि वह पीछे ना हट पाए और वीरेंद्र का थप्पड़ उसे बहुत जोर से लगे। कृतिका को सोनाली की इस हरकत पर बहुत जोर का गुस्सा आया। जिस हाथ से सोनाली ने उसका हाथ पकड़ा था, उसने उसी हाथ को नीचे की तरफ घुमाकर सोनाली की कलाई के पास की नस पकड़ ली और उसे इतनी जोर से दबाया कि सोनाली की चीख निकल गई। पिछले जन्म में जेल में निर्मोही ने उसे लड़ने के लिए जो पैतरे सिखाए थे वह उसे अभी भी अच्छे से याद थे, इसलिए सोनाली जैसी लड़की को निपटाना उसके लिए चाय में गिरी किसी मक्खी को निकालने जितना आसान था। कृतिका की उस हरकत से वीरेंद्र का हाथ वापस नीचे चला गया। वैसे भी कृतिका उसके हाथ की पहुंच से दूर जा चुकी थी। आह! सोनाली ने दर्द से कहराते हुए अपनी कलाई दूसरे हाथ से थाम ली। कलाई के जिस नस को कृतिका ने पूरी ताकत से दबाया था उस जगह पर पल भर में ही सूजन आ गई। वीरेंद्र जोर से कृतिका पर चिल्लाया, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? माफी मांगो अपनी बहन से, अभी के अभी। कृतिका का दिल कठोर हो गया। आप यहाँ सोनाली के लिए किसी रोल के लिए बात करने आए हैं ना? तो आपके लिए यही ठीक होगा कि आप यहाँ कोई सीन क्रिएट ना करें। अगर मैंने बोलना शुरू किया तो यहाँ भी सोनाली का काम नहीं बन पाएगा। सोनाली का नाम मेंशन होने पर वीरेंद्र एकदम से शांत हो गया। कृतिका ने उसकी बेबसी देखी। वो हंसना चाहती थी लेकिन उसने अपनी हंसी रोक ली और वहां से चली गई। हालांकि वीरेंद्र कृतिका को रोकना चाहता था लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता था। सोनाली ने फिर से वीरेंद्र को कृतिका के खिलाफ भड़काया। डैड, क्यों ना हम पता करें कि कृतिका दीदी को किस डिपार्टमेंट में हायर किया गया है? वीरेंद्र के मन में भी यही बात चल रही थी। वो दोनों रिसेप्शन काउंटर पर गए। वीरेंद्र ने रिसेप्शन काउंटर पर कृतिका के बारे में इंक्वायरी की। जो लड़की अभी अभी यहाँ से गई है उसे किस डिपार्टमेंट में हायर किया गया है? एंट्रेंस गेट के पास वीरेंद्र, सोनाली और कृतिका के बीच हुई हल्की बहस को रिसेप्शनिस्ट ने देखा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें क्या कहे। सोनाली ने अपने सनग्लासेस उतारे और अपना खेल शुरू कर दिया। तुम मुझे तो जानती ही हो ना, और यह भी कि कुछ वक्त से इंटरनेट पर मेरे खिलाफ क्या क्या कहा जा रहा है वह सब बकवास है। यह सब मेरी बड़ी दी का किया हुआ है। उन्होंने मुझे इन सब में फंसाया। मेरे मॉम डैड हमेशा उन्हें प्यार से ट्रीट करते आए हैं, लेकिन उनका मुझे थोड़ा सा प्यार करना उन्हें खलता है। मेरी हर अचीवमेंट से उन्हें प्रॉब्लम है। वो जेलस होती हैं कि उनसे छोटी होने के बावजूद भी मैंने उनसे कहीं ज़्यादा नाम कमाया है, इसलिए उन्होंने मुझे इस झूठे केस में फंसाया है। खैर, हम बस उन्हें उनकी जॉब लगने पर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते थे। बस इसलिए हम ये जानना चाहते थे कि उन्होंने किस डिपार्टमेंट में जॉब अप्लाई किया था, ताकि उसके हिसाब से हम उसके लिए सरप्राइज़ प्लान कर सकें और उनकी नाराज़गी हम सबके लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन सोनाली के ड्रामे में वो फंस गई। शायद उन्होंने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है। इतना सुनते ही दोनों सीधे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की ओर जाने लगे कि रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टोक कर कहा, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? हाँ, एट 10:30 AM हमारे पास आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर से मिलने का अपॉइंटमेंट है। अगर बड़ी दी को यह जॉब सच्ची में मिल चुका है तो अनुराधा मौसी के इलाज के लिए उन्हें आपसे पैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद वह हमें और भी नीचा दिखाएंगी। लिफ्ट में घुसते हुए सोनाली ने वीरेंद्र से कहा। वीरेंद्र ने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वाले फ्लोर का बटन दबाते हुए कहा, इसलिए हमें उसे ये जॉब हासिल करने से रोकना है। मैं उसका जीना दूभर कर दूंगा। उसे यहाँ भी किसी भी कीमत पर जॉब नहीं मिलेगी। मिस्टर ओबराय सर, निखिल को मीटिंग रूम से बाहर आते देख उसका असिस्टेंट अनुपम तुरंत उसके पास गया। थोड़ी देर पहले कृतिका इंटरव्यू के लिए आई थी। वह इंटरव्यू में पास हो गई है। राघव सर तो उससे काफ़ी इम्प्रेस भी हैं। उन्होंने उसे तुरंत हायर कर लिया है। निखिल ने गर्व से कहा। उसे तो इंटरव्यू में पास होना ही था। वो एक शानदार लड़की है। अनुपम ने निखिल के मन ही मन खुश होते चेहरे को देख खुद से सवाल किया। कृतिका को तो पता भी नहीं है कि निखिल सर को उस पर उससे ज़्यादा भरोसा है। जब उसे कुछ मालूम ही नहीं तो निखिल सर इतना क्यों खुश हो रहे हैं? इंटरव्यू के बाद यहाँ से लौटते वक्त कृतिका की मुलाकात वीरेंद्र राठौर से हुई, जो सोनाली को लेकर हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर से मिलने आया था। उसने कृतिका को थप्पड़ मारने की कोशिश की लेकिन कृतिका ने खुद को बचा लिया। अनुपम भी उस वक्त वहीं पास था, जिसके कारण वह यह सब सुन और देख पाया था।
यह बात सुनते ही निखिल का खुश दिखा चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया। और तुम यह मुझे अब बता रहे हो? कृतिका का सेल्फ डिफेंस शानदार था, लेकिन जब उसे डराया जा रहा था तब वो वहां क्यों नहीं था? अनुपम निखिल के गुस्से से शॉक था। आज उस वक्त मीटिंग में थे, इसलिए मैं आगे से मैं कहीं भी रहूं, कुछ भी करता रहूं, कितना भी बिजी क्यों ना रहूं, अगर कोई बात कृतिका से जुड़ी है तो तुम उसी वक्त मुझे इन्फॉर्म करोगे। सुना तुमने? निखिल का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। जी सर। अनुपम ने तुरंत हामी भरी। डर के मारे उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। वीरेंद्र राठौर ने रिसेप्शन पर यह भी पता किया है कि कृतिका ने किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है। वो अभी अभी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की ओर गया है। आखिर वीरेंद्र पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में करना क्या चाहता है? क्या वह कृतिका की इमेज खराब कर उससे काम शुरू करने से पहले ही बाहर निकलवाना चाहता है? वीरेंद्र की इस सोच पे वो अनुपम तक को उससे नफरत होने लगी थी। इस दौरान वीरेंद्र और सोनाली पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में पहुंच गए थे और उन्होंने सीधे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के मैनेजर से मिलने की डिमांड वहां के रिसेप्शनिस्ट से कर दी। मैनेजर सर अभी बिजी हैं, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं और क्यों मिलना चाहते हैं, और क्या आपके पास उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट है? रिसेप्शन काउंटर में काम कर रही लिली ने वीरेंद्र से सवाल किया। अभी थोड़ी देर पहले कृतिका नाम की एक लड़की यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी, मैं उसका पिता हूँ। कृतिका तो इंटरव्यू के बाद यहाँ से जा चुकी है। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो वह आपको यहाँ नहीं मिलेगी। इसके अलावा मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? लिली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वीरेंद्र चाहता क्या है। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे मैनेजर से मिलना है। वीरेंद्र की आवाज़ इस पर काफ़ी तेज थी। बस तुमसे इतना कह रहा हूँ कि अपने मैनेजर को मेरा मैसेज दे दो, और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। तुम जैसी गैर जिम्मेदार लड़की को यहाँ काम कैसे मिल गया? अगर तुम मेरी कंपनी में होती तो मैं तुम्हें कब का निकाल चुका होता। शायद निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी कंपनी में तुम्हें कोई हायर ही नहीं करता। वीरेंद्र लिली पर गुस्से से चिल्लाया। लिली वीरेंद्र का मजाक उड़ाते हुए अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। मुझ जैसी लड़की जिसे ओबराय कॉरपोरेशन ने हायर किया है, वह तुम जैसे घटिया इंसान की कंपनी में काम करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। क्यों? तुम मेरे पैर पकड़ कर भी मुझे अपनी कंपनी में काम करने को कहोगे तो भी मैं तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करूँगी। क्या यह घटिया आदमी कृतिका का पिता है? क्या समझता है ये अपने आप को? इसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत है। थोड़ी देर पहले मैंने जब कृतिका से बात की थी तो वो मुझे काफ़ी पढ़ी लिखी और मैनर्ड लगी। फिर उसका बाप इतना बदतमीज क्यों है? लिली को अब कृतिका के कैरेक्टर पर भी शक होने लगा था। तुम्हारी मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या ओबराय कॉरपोरेशन में आने वाले विजिटर्स से उनके वर्कर्स ऐसे ही बिहेव करते हैं? वीरेंद्र गुस्से से चिल्लाया। राघव को भी अपने ऑफिस से इस झगड़े की आवाज़ सुनाई देने लगी, इसीलिए वो अपने ऑफिस से बाहर आया और वीरेंद्र को हल्ला करते देख गुस्से में आ गया। लिली, क्या हो रहा है यहाँ पर? राघव ने लिली से पूछा। लिली ने सैड फेस बनाते हुए कहा, सर यह आदमी आपसे मिलने आया है। इसके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और न ही यह आपसे मिलने का कारण बता रहा है। यह बस इतना कह रहा है कि कृतिका का पिता है, इसलिए इसे आपसे मिलने दिया जाए। मिस्टर मैनेजर, आपके डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग यूजलेस हैं। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि इन्हें ओबराय मीडिया कंपनी में काम कैसे मिल गया। मेरे ख्याल से ओबराय मीडिया कंपनी के हर वर्कर का बिहेवियर बहुत ही घटिया है। वीरेंद्र वीरेंद्र के इन शब्दों से ने वहाँ मौजूद लोगों को भी वीरेंद्र पर गुस्सा करने के लिए मजबूर कर दिया। अब तो लिली का गुस्सा उसके सर पर आ गया था। ये किसी और की कंपनी में आकर यहाँ के ही वर्कर्स को खरी खोटी सुना रहा है। राघव भी स्पीचलेस हो गया। लिली, आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक लें, कैंटीन जाए और कुछ ठंडा या कॉफ़ी वगैरह पीकर अपना मूड फ्रेश करें। लिली को सच में ब्रेक की ज़रूरत थी, लेकिन उस तमाशे के लिए मन ही मन वो कृतिका को जिम्मेदार ठहराने लगी। वीरेंद्र को लग रहा था कि उसके कहने पर राघव लिली को काफ़ी डांटेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे वह नाखुश दिखा। मिस्टर राठौर, राइट, प्लीज़ मेरे ऑफिस में आइए। राघव वीरेंद्र और सोनाली दोनों को अपने ऑफिस में ले गया। दरवाज़ा बंद कर अपनी जगह बैठने के बाद उसने कहा, अब बताइए आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? वीरेंद्र सीधे पॉइंट पर आ गया। मेरी बेटी कृतिका यहाँ थोड़ी देर पहले इंटरव्यू के लिए आई थी। मैंने सुना है कि आपने उसे हायर कर रहे हैं। जी, आपकी बेटी काफ़ी टैलेंटेड है। वह रिलायबल है, क्रिएटिव है और चीज़ों को काफ़ी जल्दी समझ लेती है, और यह खूबी हमारी पीआर डिपार्टमेंट में काम करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राघव ने कृतिका की तारीफ करते हुए
कहा और यह कहना गलत नहीं होगा कि जहाँ भी वो प्रेजेंट रहती हैं, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बाकी के लोग उस सिचुएशन में काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं और ये पीआर डिपार्टमेंट में काम करने के लिए एक बहुत ज़रूरी स्किल है। इसके अलावा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का मुख्य काम बड़े लोगों, खासकर एक्टर्स की अचानक से खराब हुई इमेज को सुधारना होता है। किसी भी इमेज बनने में बहुत वक्त लगता है लेकिन बिगड़ने में बस कुछ पल, इसलिए उसके साथ ये सब हो रहा होता है। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन कृतिका की क्विक थिंकिंग और शार्प माइंड फ्यूचर में इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी काफ़ी हेल्प करने वाली है। वो सच में क्विक थिंकिंग तो है, और क्रिएटिविटी का क्या कहूँ। अपनी क्रिएटिविटी से तो उसने अपनी छोटी बहन को बदनाम कर दिया। उसकी छोटी बहन के साथ कुछ भी अच्छा हो वो उसे बर्दाश्त नहीं। मैं आपको सावधान कर दूं कि अगर वह यहाँ सच में काम करने वाली है तो वो यहाँ का माहौल भी बिगाड़ कर रहेगी। इससे पहले कि ज़्यादा देर हो, आपको अपनी सोच बदलकर उसे जॉब से बाहर निकाल देना चाहिए। किसे हायर करना है और किसे बाहर निकालना, ये मेरा काम है मिस्टर राठौर। कृतिका टैलेंटेड है और जो आप उसके बारे में कह रहे हैं, मेरी जजमेंट वो वैसी नहीं है। राघव ने यह थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, 22 साल से वो हमारे साथ है। इतना एक्सपीरियंस तो काफ़ी है मेरे यह कहने के लिए कि आपका जजमेंट बकवास है। वो तो ग्रेजुएट भी नहीं, फिर भी ओबराय कॉरपोरेशन उसे हाई करना चाहती है। ना वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती है और ना ही अपनी बहन से प्यार। उसे तो वो सब कुछ चाहिए जो उसकी छोटी बहन के पास है। वह उससे यह सब छीनना चाहती है। अगर वह उससे यह सब छीन नहीं सकती तो उसे बर्बाद कर देना चाहती है। मिस्टर राठौर, राघव ने बीरेंद्र की बात काटते हुए, मुझे शक हो रहा है कि क्या कृतिका आपकी बेटी है? हाँ, वो मेरी बेटी है, बीरेंद्र ने नाखुश होते हुए कहा। तो आप अपनी ही बेटी की बुराई क्यों कर रहे हैं? राघव को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई पिता अपनी बेटी की इतनी ज़्यादा बुराई कर रहा है। आप सोचते हैं कि आपकी बेटी को जॉब मिल नहीं सकती, इसलिए आप यहाँ उसकी बुराई करने के लिए आए गए? बीरेंद्र का चेहरा लाल हो गया। मैं बस ये नहीं चाहता कि वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाए, लेकिन तुम तो पहले से ही बेवकूफ़ बन चुके हो। बड़ी ही बेशर्मी से बीरेंद्र ने यह कहा था, ये मेरी कंपनी है, यहाँ तुम्हारी मेरे लोगों को ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे हुई? राघव के ऑफिस का दरवाजा अचानक से खुला और गुस्से से आग बबूला निखिल राघव के ऑफिस में आ गया। उसने दरवाजे के बाहर से बीरेंद्र की सारी बात सुन ली थी। ओबराय सर। राघव तुरंत ही निखिल के रिस्पेक्ट में खड़ा हो गया। निखिल ओबराय को देखते ही बीरेंद्र का गुस्सा गायब हो गया। उसने निखिल की तरफ डर से और रिस्पेक्ट से देखा, साथ ही उसने उसकी चापलूसी भी शुरू कर दी। मिस्टर ओबराय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं बीरेंद्र राठौड़ हूँ और ये मेरी बेटी। हाँ, मुझे पता है, रोल पाने के लिए डायरेक्टर फरहान के साथ सोने वाली लड़की सोनाली। सोनाली राठौड़, ठीक कहा ना मैंने? निखिल ने एक नज़र सोनाली की तरफ देखा तक नहीं। सोनाली को घुटन सी महसूस हुई। नहीं नहीं, वह सब आपकी गलतफहमी है। मेरी दीदी ने मुझे फंसाया। अच्छा, तो मेरे सामने भी तुम ये ड्रामा करोगी? हाँ, वो भी तब जब मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। उस दिन जब फरहान को तुमने इंजर्ड किया था तो पुलिस मेरे सामने ही तुम्हें अरेस्ट करके ले गई थी। निखिल ने लगभग चीखते हुए सोनाली से ये कहा। सोनाली का चेहरा शर्मिंदगी से पीला पड़ गया। वो कैसे भूल गई कि उस दिन निखिल ओबराय भी वहाँ था और कृतिका की तरह उस दिन वो भी सिर्फ टॉवल में था। अब जब बीरेंद्र ने कृतिका के बारे में काफ़ी कुछ बुरा भला कह दिया था तो निखिल गुस्से में क्यों नहीं आता? मिस्टर ओबराय, आप कृतिका को नहीं जानते। वो ठीक लड़की नहीं। मुझे तुमसे उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं। निखिल ने गुस्से से बीरेंद्र को घूरते हुए कहा, तुमने अपनी वाइफ के साथ चीट किया। अपनी वाइफ की बहन के साथ तुम्हारा अफेयर था। बिना किसी एनीमनी के तुमने अपनी वाइफ को तलाक दिया। कृतिका की पढ़ाई बंद करवाई, उसे सोनाली का पर्सनल नौकर बनाया। जब सोनाली ने फरहान को इंजर्ड किया तो इसका इल्ज़ाम कृतिका को अपने सर लेने को कहा। उसके मना करने पर तुमने उसे हॉस्पिटल में किडनैप करने की कोशिश की। उसकी बीमार माँ को यूज़ कर उसे ब्लैकमेल भी करना चाहा। इतना सब करने के बाद भी जब तुम्हारा मन नहीं भरा और अब तुम उसे बदनाम करने यहाँ मेरी कंपनी में आ गए, यह सब बस एक गलत फहमी है। यह कहते हुए बीरेंद्र का पूरा चेहरा पसीने पसीने हो गया था। दूसरी तरफ निखिल की कई बातें सुनने के बाद बीरेंद्र के लिए राघव का गुस्सा और भी ज़्यादा भड़क उठा। कोई इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? और हिम्मत तो देखो, यह सब बातें गलतफहमी कहकर वो टालना चाहता है। यह उसका अपना पिता नहीं हो सकता। इतना बुरा
तो कोई सौतेला बाप भी अपनी बेटी के साथ नहीं करेगा। मिस्टर ओबराय, एक्चुअली मैं आज अपनी बेटी सोनाली के लिए ओबराय कॉरपोरेशन आया था। अगर आपकी कंपनी उसे कोई रोल ऑफर कर रही है तो उसका करियर बर्बाद होने से बच जाएगा, क्योंकि निखिल के आ जाने से अब वीरेंद्र कृतिका की बुराई नहीं कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। ऐसे तो उसकी मीटिंग सोनाली के रोल को लेकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ थी, लेकिन अब जब ओबराय कॉरपोरेशन का मालिक ही उनके सामने खड़ा था तो उसे कहीं और जाने की क्या जरूरत थी। निखिल वीरेंद्र की बेवकूफ़ी पर हंस पड़ा। वीरेंद्र निखिल के हंसने का कारण नहीं समझ पाया। उसने कहा, सोनाली की रेपुटेशन अभी कुछ बिगड़ी हुई है, इसलिए उसे लीड रोल मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर उसे सेकंड लीड रोल भी मिल जाए तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। निखिल ने गुस्से से राघव के टेबल पर लात मारते हुए कहा, और टेबल अपनी जगह से खिसक कर दूर चला गया। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज से सोनाली को ओबराय मीडिया कंपनी के प्रोड्यूस किए गए किसी भी फिल्म, किसी भी शो, यहाँ तक किसी भी एड में भी काम नहीं दिया जाएगा, समझे? वीरेंद्र को यह सब सुनकर सांप सूंघ गया। निखिल वीरेंद्र पर गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। अब तुम यहाँ से खुद जाओगे या अपने सिक्योरिटी गार्ड से तुम्हें उठवाकर बाहर फेंकवाऊं? इसलिए वीरेंद्र सोनाली को लेकर तुरंत वहाँ से निकल गया। निखिल ने अनुपम से काफ़ी ऊंची आवाज़ में कहा, सभी को इन्फॉर्म करो, आज से वीरेंद्र को ना हमारी कंपनी में आने की इजाज़त है और ना ही हमारी कंपनी के किसी अदर ब्रांच में। लेकिन वीरेंद्र को इस बारे में मालूम नहीं था कि निखिल ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उसे बस इतना लगा था कि निखिल ओबराय उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए उसने उसे ह्यूमिलेट किया। डैड, निखिल बड़ी दीदी को कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहीं सच में तो वो और कृतिका एक साथ थी? सोनाली बड़ी मुश्किल से कृतिका के लिए अपनी जेलेसी छिपाने की कोशिश कर रही थी। कृतिका की ही किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? निखिल ओबराय सच में उसके साथ रिलेशन में है? ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके जैसी मामूली लड़की निखिल ओबराय को क्यों पसंद आएगी? वह बस उसके साथ खेल रहा है। जब तक आदमी किसी लड़की का फ़ायदा उठाता रहता है तब तक वह उसकी हर तरह से हेल्प करता है। यह कॉमन नेचर है हर आदमी का। शायद वीरेंद्र यह अपने एक्सपीरियंस से कह रहा था, आखिर उसने खुद भी तो यही किया था। लेकिन बरीदी अभी तो उसके साथ रिलेशन में है, क्यों ना हम बरीदी से कहकर निखिल का मन बदलवाए, जिससे वो अपने प्रोडक्शन हाउस के अंदर मुझे कुछ रोल दिलवा दे। बिल्कुल यही बात वीरेंद्र के मन में भी चल रही थी, इसलिए उसने तुरंत कृतिका को कॉल किया। दूसरी तरफ कृतिका टैक्सी से में हॉस्पिटल जा रही थी। वीरेंद्र को कॉल देखकर उसका दम घुटने लगा, लेकिन अगर उसने कॉल नहीं उठाया तो उसे पता कैसे चलेगा कि अब उसके मन में क्या चल रहा है? यह सोचकर उसने अपने कान के पिछले हिस्से को टेंशन में सहलाया और फिर फ़ोन उठा लिया। डैड, यह बस वही जानती थी कि वीरेंद्र से बात करने का उसका जरा भी मन नहीं था। दूसरी तरफ वीरेंद्र अच्छे से जानता था कि वो कृतिका को कैसे कंट्रोल कर सकता है। अभी के अभी घर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कृतिका ने अपनी भौहें उठाई। मैं बिजी हूँ। बिजी? ठीक है, अब जब तुम बिजी हो तो मैं सीधे हॉस्पिटल जाता। जानता हूँ तुम्हारे बॉडीगार्ड्स मुझे अनुराधा के कमरे में जाने नहीं देंगे, लेकिन बाहर से ही मैं इतना तो चिल्ला सकता हूँ कि वह मुझे सुन ले। उसकी तबीयत पर मेरे चीखने चिल्लाने का क्या असर पड़ेगा? अगर तुम्हें इसकी परवाह नहीं तो तुम बेशक घर मत जाओ। वीरेंद्र ने फिर से वही घटिया हरकत की। अनुराधा का नाम लेकर उसने कृतिका को फिर से डराया। कृतिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वीरेंद्र की घटिया हरकतों से उसकी माँ की तबीयत फिर से बिगड़ जाए। कृतिका ने साइड होते हुए टैक्सी ड्राइवर को उसे राठौड़ भवन ले चलने को कहा। थोड़ी देर में ही टैक्सी राठौड़ भवन के बाहर खड़ी थी। गार्ड भी जानते थे कि कृतिका को राठौड़ फैमिली में कोई पसंद नहीं करता, और उस स्कैंडल के बाद तो राठौड़ भवन के गार्ड्स भी कृतिका से नफरत करने लगे थे। उसे गेट के पास देख उसने घर पर मौजूद सौमिता को कॉल कर कृतिका के गेट के पास खड़े होने की बात बताई। सौमिता ने गार्ड्स को फ़ोन देने को कहा। कृतिका, तुम यहाँ क्यों आई हो? सौमिता ने बड़ी ही नफरत से कहा। सौमिता की बात सुनते ही कृतिका समझ गई कि वीरेंद्र और सोनाली अब तक घर नहीं आया है। वह खुद भी अंदर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने एक चाल चली। मुझे डैड से मिलना है। क्यों? ताकि अनुराधा के इलाज के लिए तुम वीरेंद्र से पैसे मांग सको। सौमिता किसी भी कीमत पर कृतिका को घर के अंदर नहीं आने देने वाली थी। सौमिता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कृतिका के जाल में फंस चुकी है। कृतिका ने जानबूझकर सौमिता को यह नहीं बताया कि वीरेंद्र ने ही उसे वहां बुलाया है। प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए मॉम, डैड से मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है।
स्वमिता बहुत ज़ोर से खिलखिलाते हुए हंसी। उसके दिल को बड़ी ठंडक मिल रही थी कृतिका की दर्द भरी आवाज़ सुनकर। अच्छा, तो आज मैं तुम्हारे लिए मॉम बन गई? आज से पहले तो तुम मुझे मौसी बुलाना भी पसंद नहीं करती थी। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं गार्ड से तुम्हें धक्के देकर वहाँ से भगाऊं। प्लीज़ मॉम, मेरा डैड से मिलना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए, कृतिका ने यह गिड़गिड़ाते हुए कहा था। ऐसा लग रहा था कि वह रो पड़ेगी। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। तुमने हमारी पूरी फैमिली को बदनाम कर दिया है। स्वमिता ने कृतिका को झाड़ते हुए कहा। अब यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। कृतिका एक बार फिर गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ मॉम। आगे क्या होगा इस कहानी को सुनने के लिए इसका नेक्स्ट भाग देखें। धन्यवाद।